Good morning, students. We are studying thermodynamics, and in last class we have discussed about the criteria of spontaneity. In this lecture, we will start uh, second part of thermodynamics, that is thermochemistry. Actually, thermodynamics is a part of physics, but we use various concepts of thermodynamics in chemistry to explain various chemical reactions. And so when we mixed both of the things together, thermodynamics and chemistry, so a new branch of chemistry arises, that is thermochemistry. So thermochemistry, we study about the exchange of heat and the impact of heat on the chemical reactions. इसको हम समझ सकते हैं एंथैल्पी के टर्म में। एंथैल्पी एक कंप्लीट थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी है जो एनर्जी को डिफ़ाइन करती है। ये टोटल एनर्जी है ना, जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, वहाँ हमने बताया था कि जो टोटल एनर्जी डेल्टा एच है, दैट इज़ यूज्ड फॉर वर्किंग टू टाइप्स ऑफ टास्क. First for the useful work and second for the entropy work. So एंथैल्पी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, और एंथैल्पी हमारी कई रिस्पेक्ट में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए, है ना, उसके कम्बसन के लिए, या हम इसको स्टडी कर सकते हैं एक फेज से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए, है ना। किसी भी फॉर्म में एंथैल्पी यानी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उसकी स्टडी हम यहाँ करते हैं। तो एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंथैल्पी अंडर एनी पार्टिकुलर स्टेट। देखिए, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उसकी कोई फिक्स इंटरनल एनर्जी होती है ना, और वो कुछ वर्क भी करता है या उसके ऊपर होता है, तो वो सब मिला करके हमारा नेट एंथैल्पी उसकी फॉर्म होती है। अब हमने बताया था जो एच है ना, एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और एच हमारी क्या है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, है ना। अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, हम ये चाहें कि उनके बीच की जो किसी पॉइंट पर जो एंथैल्पी की वैल्यू हम पता करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एंथैल्पी भी हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, और एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी, है ना, जिसको हम मोलर एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर एंथैल्पी। मोलर का मीनिंग है कि वहाँ पर 3 कंडीशंस हमको फॉलो करनी है। मोलर का मीनिंग क्या है? 3 कंडीशंस हमें फॉलो करनी है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 398 केल्विन। और सेकंड, प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए? सॉरी, 398 नहीं होगा, ये 298 होगा। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, है ना, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ये करेक्शन कर लेना, है ना, ये हमारा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर हमारा जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, हम फील करते हैं, है ना, 1 atm, और उसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर। ये 3 कंडीशंस फॉलो होंगी तो उसकी जो एंथैल्पी होगी, दैट विल बी मोलर एंथैल्पी। अब देखिए, मोलर एंथैल्पी किसी भी सब्सटेंस की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस है तो गैस का क्या, आइडियल गैस होती है, 1 बार प्रेशर पर जो उसकी एंथैल्पी होगी। लिक्विड है, उसका 1 बार प्रेशर और टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, और कोई हमारा आयंस हैं किसी सॉल्यूशन में, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। ओनली हमको यहाँ पर क्या चीज़ें फॉलो करनी है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड थर्ड वन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर।
अब हमने यहाँ बोला कि जो एच की वैल्यू है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में, है ना, जो उसमें चेंज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम के अंदर हमने कोई भी या तो लिक्विड लिया है, कोई सब्सटेंस लिया है या सॉल्यूशन लिया है, और उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि एनवायरमेंटल प्रेशर फिक्स है 1 एटमॉस्फेयर है, और जो इसका मास है दैट इज़ 18 ग्राम, और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको हमने हीट कर दिया, और जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टेट चेंज हो गई, है ना। जब स्टेट चेंज होगी इसका मीनिंग क्या हुई कि इसकी जो एंथैल्पी की जो वैल्यू है, टोटल एंथैल्पी, टोटल एनर्जी ही एंथैल्पी होती है, वो वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा एच कितना हुआ, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड है, नॉट का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड, यहाँ जो नॉट लगा हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एम 2, ये 2 कंडीशन है, और पहले कितना था 1, है ना, 1 से 2 में चला गया, तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो क्या होगा, सेकंड की एंथैल्पी हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो उसमें से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सेकंड माइनस एंथैल्पी ऑफ 1। अब जब भी कोई हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज़ करते हैं, तो उसके लिए एक एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि उसको हम बोलते हैं CP इक्वल टू Q, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर होगी QP अपॉन N डेल्टा T, है ना, हीट कैपेसिटी मैंने बताया था आपको, आप प्रीवियस क्लासेस में देख सकते हैं। CP और CV मैंने बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज़ CP। और यहाँ से अगर हम QP क्या हो गया, ये डेल्टा HP हो गया। QP कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है वही डेल्टा H एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, CP एंड डेल्टा T, CP एंड डेल्टा T क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। डेल्टा H इक्वल टू CP N, अगर हमने 1 मोल ले लिया तो N यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा। CP हमारा कितना है, 18, है ना, CP की वैल्यू दी है 18 कैलोरी पर मोल, जो वाटर के लिए फ़िक्स होती है। और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, डेल्टा T 50 माइनस 25, तो कितना आ गया, 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 450 कैलोरी, है ना। ये वो टोटल एंथैल्पी है, ये डेल्टा H है ना, चेंज इन एनर्जी, वो एनर्जी है जो वाटर को 18 ग्राम जो वाटर है उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इस तरीके से हम एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एंथैल्पी हमारी कई टाइप की हो सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 11 टाइप्स की आपकी एंथैल्पी रहती है ना, तो उन सब के बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करेंगे। उनकी डेफिनेशंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए, it is not possible to determine the absolute value of molar enthalpy of substance. However, based on the following convention, relative value of standard molar enthalpy of formation of various substance can be built. किसी भी सब्सटेंस की हम बात करें कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमें चाहिए, है ना, H हमें चाहिए, वो नहीं मिलेगा। उसकी स्टेट को चेंज करके डेल्टा H हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
अच्छा, एक और इसमें पॉइंट है कि कुछ हमारे सब्सटेंस हैं जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म उनकी होती है, वहाँ पर उनकी जो चेंज इन इंथैल्पी होती है दैट इज़ ज़ीरो। जैसे ग्रेफाइट कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है हमारा दैट इज़ ग्रेफाइट एंड सेकंड है हमारा डायमंड। जनरली कार्बन को ये हम मान सकते हैं कि वो ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है। कई आप केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मतलब बर्न किया, कंबसन किया और CO2 बन गया, तो वहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन। तो कार्बन वहाँ जो हम लेते हैं वो ग्रेफाइट के फॉर्म में लेते हैं, यानी जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो जिस फॉर्म में मिलता है उसकी हम इंथैल्पी क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। तो कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में है तो उसकी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, ज़ीरो, यानी जो पहले से ही बना हुआ है हमें उसे बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। और जो बना हुआ है, डायमंड आप जानते हैं कैसे बनता है ना, रिगरस टेम्परेचर एंड प्रेशर की सो मैनी साइकिल्स जब रिपीट होती हैं तब जा कर के आपका डायमंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट हो गया, ये आपका डायमंड हो गया। ग्रेफाइट की हमारी ज़ीरो होगी क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म्ड है। ऐसे ही सल्फ़र है, सल्फ़र का क्या है, रोम्बिक फॉर्म है, वो स्टेबल है। फॉस्फोरस है, उसका वाइट फॉर्म स्टेबल है, और जो ब्लैक फॉर्म है वो नॉट स्टेबल है, तो उसकी कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम जो इनकी इंथैल्पी है फॉर्मेशन की कैसे निकालें। ये तो एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, है ना, ये सारे हमारे क्या थे, एलिमेंट्स थे, कार्बन, ब्रोमीन, सल्फ़र और फॉस्फोरस। तो इसमें हमने देख लिया कि जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जनरल कंडीशन में हमें जैसा है हम मानते हैं कि ये इसी फॉर्म में मिलता है, तो वहाँ उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो मानेंगे। और कुछ ऐसे हैं जिसको हमें पता है कि वो विद द टाइम फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ से, है ना, चेंज करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए हम कैसे निकालेंगे, जैसे HBr की हमें निकालनी है, तो सबसे पहले स्टेप 1, इसकी आप केमिकल रिएक्शन लिखिए, है ना। HBr की केमिकल रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन हमें H2 के फॉर्म में मिलता है और ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2। अगर हम इसको H2 प्लस Br2 करेंगे तो 2HBr बनेगा, लेकिन हमें HBr यानी 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, हाफ हाफ ले लेंगे, हाफ H2 प्लस हाफ Br2, और इनको कंबाइन करके हमारा क्या बन गया, HBr बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें डेल्टा HBr कैलकुलेट करना है, यानी देखिए इसका मीनिंग समझिए, डेल्टा HF नॉट, एक एक इसके जो वर्ड है, मतलब जो इसमें लेटर लिखा हुआ है उसका मीनिंग आप समझिए। डेल्टा का मीनिंग है चेंज, क्योंकि हम सिंगल H नहीं निकाल सकते, केवल चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। और नॉट का F का मीनिंग है, जो ये F है, F का मीनिंग क्या है कि फॉर्मेशन, F का मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन। नॉट का मीनिंग है यहाँ पर स्टैंडर्ड। 3 कंडीशन होती हैं स्टैंडर्ड की, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड 1 मोल। HBr मॉलिक्यूल है जिसका हम पता कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको हम केवल गैसियस स्टेट में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमारी क्या है, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डेल्टा HBr फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो रिएक्टेंट हैं उनकी एंथैल्पी को माइनस कर देंगे। दोबारा सुनिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा HBr फॉर्मेशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की डेल्टा H लेंगे, उसमें से जो रिएक्टेंट है हमारे हाइड्रोजन और दूसरा कौन है, ब्रोमीन, उसको माइनस कर देंगे, और जो यहाँ पर मोल्स होते हैं वो इनके साथ रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सल्फ़र रोम्बिक, उसको जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट कराते हैं तो SO2 गैस बनती है। इसमें हमें SO2 गैस फॉर्मेशन का डेल्टा एंथैल्पी निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले H0m सल्फ़र की ले लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसकी,
सॉरी डेल्टा SO2 टोटल इसकी हम लेंगे और उसमें से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे जो इसके रिएक्टेंट हैं। अब देखिए ये जो हमारा केस है, इससे हम कई सारे कंपाउंड्स की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बन तो जाते हैं, लेकिन उनमें इस तरीके के स्टेप्स रहते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन हो गई कि उनको हम अगर डायरेक्टली बनाना चाहें तो वो नहीं बनते हैं, है ना। उनको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो हमारी ऊपर दो ये रिएक्शन दिए इनमें निकालने के लिए तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि प्रोडक्ट का निकाल लेंगे डेल्टा HF, और उसमें से जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे, तो इससे डेल्टा HF हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन ये हमारा सभी के लिए वर्क नहीं करता है। देखो एक यहाँ पर ये केस दिया हुआ है कि एनर्जी एंथैल्पी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट है ना, और रिएक्टेंट की एनर्जी मान के चलिए अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये चेंज हुआ किसमें, प्रोडक्ट में, है ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर कम है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 50 या 40 के आसपास होगी। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप माइंड में रखिए कि जनरली रिएक्शंस हमारी जो होती हैं उनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, वो वही स्पॉन्टेनियसली होते हैं जिसमें एनर्जी आउट होती है। एनर्जी देने से क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा HF है दैट इज़ 52.5, ये वैल्यू दी हुई है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है उसमें से और जो रिएक्टेंट की है उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह काम नहीं करता, है ना। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है, लेकिन वो जो स्टेप है वो या तो काफ़ी फास्ट होता है या हम उसको इतनी आसानी से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, हैस, उन्होंने दिया हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। क्या दिया उन्होंने, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, है ना। ये लॉ क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि कोई हमारा कंपाउंड है दैट इज़ A, और A से हम पहुंच गए कहाँ पर, B में पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ जाने में, है ना, कई मेथड हैं। एक वे है कि हम ऐसे डायरेक्ट पहुँच गए, दूसरा मेथड है कि हम यहाँ से पहले इधर गए, C पर पहुँचे, C से हम D पर पहुँचे, और फिर D से हम E पर पहुँचे, है ना, C D E, और फिर हम B पर पहुँच गए। या एक स्टेप हमारा ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पहुँचे, है ना, F पर, और फिर F से फिर हम आए B पर, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि मान के चलिए A से B में जो पहुँचने पर हमें एनर्जी यूज हो रही है दैट इज़ डेल्टा HF, है ना। और यहाँ जाने पर जो एनर्जी चेंज हो रही है वो है हमारी डेल्टा H1, इधर डेल्टा H2, यहाँ डेल्टा H3, यहाँ डेल्टा H4, यहाँ डेल्टा H5, यहाँ डेल्टा H6। तो हैस ने ये बताया कि चाहे हम एक स्टेप में जाएं, चाहे मोर देन वन स्टेप में जाएं, वन स्टेप में हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं या मोर देन वन स्टेप में चेंज कर रहे हैं, ईच एंड एवरी केस टोटल एंथैल्पी चेंज होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारा रूल निकल के आएगा कि डेल्टा HF, देखिए
डेल्टा एच एफ विल बी इक्वल ठीक है। डेल्टा एच एफ इक्वल होगा किस किस के, ये और ये, इन चारों को सम कर देंगे वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, या ये हमारा पूरा इक्वल होगा किसके, इन दोनों के। ठीक है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि या तो हम कैसे जाएं, इस तरीके से जाएं, या हम ऐसे जाएं, या हम ऐसे जाएं। तीनों ही केस में जो टोटल मतलब एक पार्टिकुलर स्टेप में जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से और हम यहाँ देख लेते हैं। One of the important application is to determine enthalpy of reaction which is difficult to determine experimentally। देखिए ये हमारी रिएक्शन है, कार्बन को हम ग्रेफाइट को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन से, और क्या बना रहे हैं, CO बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जनरली क्या होता है कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, ये नहीं हो पाती है। अगर हमें इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन पता करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेस लॉ का यूज करते हैं। हम वो रिएक्शंस देखते हैं जो इसके मतलब पैरेलल रिएक्शन होती हैं। जैसे एक हम कार्बन को अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या होगा, CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, बड़े आसानी से हो जाएगा। एक और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, और उसको हम ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे बाय मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स यूज करेंगे 8th क्लास वाली, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग लेटर फ्रॉम दी फॉर्मर। इस वाली रिएक्शन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, इस वाली में से, है ना। तो देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है। हमारा टारगेट क्या है कि इस वाली रिएक्शन का हमें CO गैस फॉर्मेशन निकालना है। ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है इन दोनों से, है ना। तो हमने क्या किया, ये 1 मान ली, ये 2 मान ली, है ना। तो 2 को हमने 1 में से माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। हमारा मोटिव क्या है, ये वाली रिएक्शन ऑब्टेन करना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए ये कार्बन ग्रेफाइट यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर और नीचे हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, प्लस हाफ बचेगा। देखिए प्लस हाफ आ गया। राइट हैंड साइड के हमारे ये दोनों ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो गए हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल ये CO बचा माइनस का। तो देखिए जहाँ पर जो चीज़ माइनस है उसको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं और उसको प्लस कर देते हैं। तो ये जो माइनस का CO2 है ये हमारा दूसरी साइड जा कर के यहाँ प्लस का CO हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में किसी भी हम कंपाउंड को नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं, उसकी साइड चेंज कर देते हैं, उसे पॉजिटिव बना देते हैं। केमिस्ट्री मीन्स पॉजिटिविटी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया। तो फर्स्ट की जो एंथैल्पी चेंज थी कितनी, डेल्टा H1, सेकंड की कितनी थी, डेल्टा H2। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो डेल्टा H रिएक्शन कितनी हो गई, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ठीक है, इससे हमारी क्या होगी, एंथैल्पी निकल जाएगी। ये हेस लॉ का एक एप्लीकेशन है। हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं रिएक्शन कोई हो रही है, उससे जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है ना, वो डायरेक्ट बन रहा है, अच्छी बात है। डायरेक्ट नहीं बन रहा और वो कई सारे स्टेप्स में बन रहा है
है ना। तो उन सारे स्टेप्स की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, सिंपली बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस बना करके उसे सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एंथैल्पी को भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। अगर कोई टर्म हमारा नेगेटिव में आता है तो उसको दूसरी तरफ ले जा कर के उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, और आगे हम भी इसको बताएंगे। थैंक यू।